अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का सामना है। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद, पंजाब और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के बाद अगर हम जिक्र करें बलूचिस्तान और सिंध का भी, तो उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई हसास सूरत हाल है। और जो 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई हैं, उस बारिशों के बाद अब बताया जा रहा है कि शांगला या ओवरऑल जो बुनेर का इलाका है या मज़ीद जो इलाके हैं, वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब एनडीएमए के मुताबिक कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और लेकिन अभी तक का जो फिगर है वो जारी किया गया है। और हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन काम में मसरूफ़ था वो भी क्रैश हुआ है, जिसके बायस 5 पायलट समेत जो अमले के लोग हैं वो शहीद हुए हैं। हम इस इशू पर गुफ्तगू करते हैं। DGPDMA असफंदियार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असफंदियार खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हमने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और इवन PDMA और NDMA की जानिब से भी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो फिगर आ रहा है जो कीमती जानें ज़ाया होने के हवाले से, PDMA का क्या असर आपकी इस वक्त तक की जो असेसमेंट है, जो फिगर आपकी तरफ से जारी किया गया है, वो क्या है? इस वक्त जो हमारी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड डेथ टोल है वो 146 है, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज जो हैं वो बुनीर में हुए हैं, तकरीबन 78। उसके बाद बाजावड़ में 21, बाद में 14, मानदेरा में और बटाग्राम में डेथ जो है वो रिपोर्ट हुए। साथ में कुछ डेथ जो है वो शांगला में रिपोर्ट हुए। तो डेथ टोल जो है इस वक्त वो 146 है। अच्छा, और क्या आपको ये भी खदशा है कि अगर ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ खुदा न खास्ता मज़ीद जो है वो इस तरह की अफसोसनाक खबरें सामने आ सकती हैं या नुकसानात के हवाले से? जी बिल्कुल, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ बुनीर में इस वक्त क्योंकि वो ज्यादा बड़े स्केल पे वहाँ पे तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट वहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो उसमें थोड़ा सा अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे डेथ टोल जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि बुनेर में अभी भी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं? बिल्कुल, ये स्केल बहुत ज्यादा है और आपको ये भी पता होगा कि बुनीर काफी दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात इस वजह से भी आती हैं कि सैलाब की वजह से रोड नेटवर्क वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में और फिर लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी होती है। लेकिन हमारी जो टीम है वो वज़ीर आज़म साहब की डायरेक्शन पे पूरी तरह मोबिलाइज्ड है। इस वक्त भी DC खुद उस रेस्क्यू सर्विसेज को लीड कर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। तो क्या इम्कान क्या है? आपको नजर आ रहा है कि आज हो जाएगा या कल तक आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है? इंशाल्लाह अगर आज रात बारिश नहीं हुई फर्दर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेन और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एडवाइजरी पाकिस्तान मेट की तरफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू हुई है, तो ये स्पेल इस 17 तक जाएगा। तो चूंकि दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, रात को रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। हमारी पूरी कोशिश है तो जल्द से जल्द कंप्लीट किया। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर के हवाले से खबरें सामने आई, उसका जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, उन्होंने भी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। आपके इल्म में कुछ है कि सर क्या एग्जैक्टली हुआ? जी बिल्कुल, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की ये हेलीकॉप्टर पर्सन यूज किया था, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू सर्विसेज को ये डोनेट हो चुका था और ये मामूल में जो सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ बाजावड़ में, वहाँ पे रिलीफ गुड्स लेके जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया। नुकसान है उसमें, हमारे पायलट जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये सुबह रेस्क्यू सर्विस को जो पहला बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ और वहाँ पे तकरीबन 21 जाने जो है वो ज़ाया हुई, उसमें रिलीफ एक्टिविटीज में ये शामिल था और वहाँ पे ये क्रैश किया गया। लेकिन ये जब बारिशें हुई, आपके भी इल्म में है कि पहले इस्लामाबाद, फिर पंजाब रावलपिंडी में आपने सूरत हाल देखी, GB में, अब क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आज सूरत हाल है ये एक्सपेक्टेड थी, इम्कानात थे इस हवाले से पहले? जी बिल्कुल, ये देखिए हम क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में
irregular weather pattern है, cloud burst का element बहुत ज्यादा आ गया, और particularly जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे cloud burst एक phenomena बन गया, regular phenomena बन गया, और इसमें आपको response time बिल्कुल नहीं मिलता। आप इसे इमेजिन करें कि इन लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिला कि ये अपने घरों से बाहर निकल सके। इतना तेज शदीद सैलाबी रेला आता है क्लाउड बर्स्ट की उसमें। तो ये एडवाइजरी हमें आई थी, हमने कम्युनिकेट भी की थी, लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट है क्लाउड बर्स्ट का, इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। उस वजह से ये डेथ टोल जो है, ये चूंकि ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये डेथ टोल जो है वो हर गुजरते साल के साथ ये बढ़ता जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि मजीद बारिशों का इम्कान अभी भी जाहिर किया जा रहा है, तो उस हवाले से फिर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हमने रेस्क्यू सर्विसेज जो है उसको बीफ अप किया है। अभी भी वज़ीर आला साहब के कहने पे हमने 50 करोड़ रुपए इन डिस्ट्रिक्ट को फर्दर रिलीज कर दिए हैं। हमने इनको जो हमारी रेस्क्यू सर्विसेज थी उनको स्ट्रेंथन किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा नदरन बेल्ट है जहाँ पे ये फिनोमेना अकर हो रहा है, वो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, टूरिज्म के जोन हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, लेकिन चूंकि नेचुरल फिनोमेना है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसकी एहतियाती तदाबीर मतलब ये इसमें गांव के गांव चले जाते हैं। आपने पिछले दिनों इंडिया का एक क्लिप भी देखा होगा, इसमें होटल चले गए। तो ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना बड़ा खतरनाक एक एलिमेंट है, और इसमें आपको रिस्पांस का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, लेकिन डीजी साहब एक चीज़ तो है ना कि क्लाइमेट चेंज, हम हर चीज़ क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल तो देते हैं, लेकिन एक इसमें एलिमेंट जो है वो अर्बन प्लानिंग का भी है। आप इस एंगल से भी देख रहे हैं कि ये भी एक चैलेंज है? जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये अर्बन एरियाज नहीं है, ये रूरल एरियाज हैं, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। अच्छा। पहाड़ों की में ये ज्यादातर गांव होते हैं और स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। तो अर्बनाइजेशन वो अर्बन फ्लडिंग में होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे चूंकि ये क्लाउड बर्स्ट में आप इसमें अर्बनाइजेशन ये आज भी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये गांव में हुए, रूरल एरियाज में हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में हुए हैं। ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना बेसिकली ये पहाड़ों में। लेकिन डीजी साहब, ये जो वहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं है या मोबाइल सिग्नल नहीं है, क्या ये वजह है कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? हमारी वहाँ पे जो लोकल कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी खुद बाजावर से होके आया हूँ, और क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त वहाँ पे टेम्परेरी डिस्प्लेस हमारी पॉपुलेशन है, नकल मकानी कर रही है, और उसको हम वज़ीर आला साहब के कहने पे हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। बाजौड़ में मैं खुद मौजूद था सुबह जब ये बारिशें हुई हैं, और इसमें ये एकदम से ये सारा सिलसिला चला है, और ये जो जितनी भी जाने हैं ये ज़ाया हुई। चल ठीक है डीजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और वहाँ पर जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उस हवाले से गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं, और इस वक्त शेरदिल साहब जो DEO हैं शांगला, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेरदिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त शांगला के हवाले से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, आप इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शांगला में हर जगह भी तकरीबन फ्लैश फ्लड आया हुआ था, उसमें 12 डेड बॉडी रिपोर्ट हुई है। 12 में से 3 बॉडी रिकॉर्ड हुए, 2-3 मिसिंग है, अभी उसके सर्च जारी है, और 7 बंदे जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और इस तरह रोड वगैरह 5 जगहों पे जो मेन रोड है वो ब्लॉक हो गए हैं, मतलब कुछ तो क्लियर हो गए NHA पे, 3 मकाम पे रोड ब्लॉक था वो क्लियर हो गया, अभी NHA का वो रोड सही है, डैमेज हुआ है, लेकिन बस रोड ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। अच्छा, लेकिन जो NDMA की जानिब से फिगर जारी किया गया है वो तो कुछ और है। शांगला में आपके नज़दीक आपने क्या फिगर बताया? देखिए, बुनेर का बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिग्नल का मसला है और नेटवर्क का भी है। मैं शांगला का बता सकता हूँ। शांगला में अभी तक 12 डेथ जो है वो कंफर्म है, 12 डेथ, उनमें से 7 डेड बॉडी जो है वो रिकॉर्ड हो गई है, बाकी की रिकॉर्ड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सिग्नल के इशू की वजह से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं? सिग्नल की वजह से तो काफी मुश्किलात पेश आ रही है।
ऐसे जगह इसलिए है जहाँ पे मतलब बिजली वगैरह की खंभे वो गिर गई है और रोड भी ब्लॉक है, तो उस तक एक्सेस करना मुश्किल है। तो फिर उस टाइम हम सिग्नल यूज करते हैं, लेकिन सिग्नल का भी काफी मसला चल रहा है सिग्नल की वजह से हमारा भी, तो इसी वजह से बात ऐसे एरिया से वहाँ तक एक्सेस मुश्किल होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद क्या आपको खदशा है कि मज़ीद कुछ अमवात जो हैं उसकी तफसीलात सामने आ सकती हैं, या मज़ीद कोई अंदेशा है आपको इस हवाले से? बारिश तो रुका हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह सारे डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी सीएम है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑन ग्राउंड पे है। हो सकता है कि मतलब इससे और भी ज्यादा हो, और हो सकता है कि मतलब बस यही हो इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ विजुअल्स हम देख रहे थे उसमें घरों और मार्केट्स के हवाले से भी थी, तो इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये उस साइड पे जो शंगला का जो अनपुर है और दिशा है वो उस साइड पे कुछ काफी ज्यादा नुकसान इतना नहीं हुआ है। रोड ब्लॉक हो गई है, रोड से भी कहीं पे स्लाइडिंग वगैरह हो गई है, लेकिन पुरान साइड के इतलात है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी नुकसानों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है उस साइड से, पुरान साइड से। चलें ठीक है शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शांगला, बुने, ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात थी वो भी हमने आपके सामने रखी। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है और वहाँ से जो अमवात के हवाले से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, यकीनन वो भी आपके इल्म में होगी। क्या कमेंट करेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब, आपने अपने शो में बुलाया। देखिए, जो इस वक्त पिंडी की आपने सिचुएशन बताई, इस्लामाबाद की, नाला लई की, मज़ाफ़ात की, और फिर बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा ये अखरिंग इसकी शुरू हो गई है। चित्राल में हुआ था, दीर में हुआ था, ये आज बुनीर की बात हो रही है। बुनीर है, बटग्राम है, मानसेरा है, और फिर लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं साथ में। वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं, और इसमें तकरीबन अभी मतलब कोई सरकारी तादाद तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन 100 से जायद लोगों के जान बहक होने की इत्तलात हैं, जो कि यकीनन इस वक्त एक बड़े दुख की बात है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से वजीर आजम ने चेयरमैन एनडीए में जो जनरल साहब हैं उनके साथ रब्ता किया और उनको अपने भरपूर इकदाम बर वक्त उठाने की उनको हिदायत दी हैं। और साथ ही साथ ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना मैसेज कन्वे कर दिया है कि इस वक्त कोई सियासत नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव चीज नहीं करें। हमने सिर्फ ये खिदमत का मौका है, इस वक्त मिल के काम करते हैं और मिलकर आगे चलते हैं, ताकि दुखी लोगों को उनके मुश्किल वक्त से उनका सहारा बन सके, और उनकी कोई जो मुमकिन मदद हम इस वक्त कर सकते हैं हम वो करें। क्योंकि ये सिर्फ एक सैलाब का आना नहीं होता, ये क्लाउड बर्स्ट का आना नहीं होता, इसके बाद फिर आपके करने के और बहुत ज्यादा काम शुरू हो जाते हैं, दर्जनों काम है आपको करने के। तो वो अकेले करना बड़ा मुश्किल है। हमारी सपोर्ट सूबाई गवर्नमेंट के साथ होगी, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, वो अपने जो है वो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी एक मौका है को अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं और कोई सुस्ती ना बरते, ताकि बाद में फिर हम ये अफसोस ना करें कि जिस तरह सानिया सवात हुआ था और उस पर फिर हम सब आंखें मलते रह गए और हाथ रगड़ते रह गए। लेकिन साहब, जैसे आपने स्वात वाक़े का जिक्र किया, तो अब इस हवाले से वो बातें तो चलें होती हैं, लेकिन ये जो अर्बन प्लानिंग का जिक्र है, हम हर चीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल तो देते हैं, लेकिन क्या इस एंगल से भी देखना चाहिए या इस नुक्ते को भी देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अर्बन प्लानिंग का भी एक मसला है, या उसको भी देखना चाहिए? यार, ये नादिर भाई, ये बात फिर सियासत और हुकूमत पे चली जाएगी। मैं आपको बात बताता हूँ, अर्बन फ्लडिंग ही एक बहुत बड़ा मसला है। क्लाइमेट चेंज अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अर्ली अलार्म सिस्टम जो है उसकी भी बड़ी जरूरत होती है। हमने सुना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
बहुत ज्यादा अरबों रुपए से कोई सारे अजला के लिए कोई वो सायरन सिस्टम, वो अलार्म सिस्टम खरीदा था जी 3 महीने पहले, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं है। अगर वो पहुंचा होता, वो लगा होता, तो वो आज लोगों को निकालने में कोई ऐलान पेश की कर लेते, लोगों को आप पहले से निकाल लेते एरिया से, तो कम से कम जानी नुकसान तो ना होता ना। ठीक है। माली तो जो होता है उसमें भी बंदा बचत कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास पेशगी अलार्म सिस्टम हो, आपके पास अर्ली अलार्म सिस्टम हो जो आपको अलर्ट कर दे, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। कुछ काम गवर्नर्स का भी होता है, कुछ काम हुकूमतों का होता है, कुछ जो 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 सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका होता है, उसकी कैबिनेट का होता है, उसकी ब्यूरोक्रेसी जो नीचे काम करती है उनका होता है। बट वो चीजें यहाँ पर नहीं है सच। मतलब खैबर पख्तूनख्वा को आप कंसिडर कर लें ठीक है कि हम किसी मकाम नामालूम के दरमियान खड़े हैं, बिल्कुल वस्त में। सर, ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमने बात की, चंद सवालात पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी आपके सामने चंद सवालात रखूँगा कि अभी गंडापुर साहब का आपने नाम लिया, उनका एक बयान मेरी नज़र से गुजर रहा था कि रियासत ने खान साहब को कैद में रखा हुआ है, तो ये देख लें कि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो फिल्मी टाइप आदमी है। उसकी मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सूरज गुरूब होने के बाद उसकी किसी बात को संजीदा ना लें। सूरज गुरूब होने के बाद उनकी किसी बात को संजीदा ना लें, और सूरज तलू होने के बाद उनके किसी बात पे तबसरा करना ही फजूल है। अब रियासत वालों ने इमरान खान को जेल में कोई रायविंड की तबलीगी इज्तिमा से पकड़ के जेल में डाला है। ये 9 मई तुम्हारे चाचा मामा ने किया है। ये 190 मिलियन पाउंड जो है, जो कहते हैं ना ये बेवकूफ लोग जो कहते हैं कि इमरान खान के पास उसमें क्या गया है, ट्रस्टी कौन है? और उस अलकार्दी ट्रस्ट की सैकड़ों कोई 700-800 कनाल जमीन ये बुशरा बीबी और फरा गोगी के नाम पर ट्रांसफर कैसी हुई? ये करप्शन नहीं है? अब जो करप्शन करे उसको जेल में डालें, तो ये जो जितने कैदी पड़े हुए हैं अडियाला जेल में, ये सारे रियासत ने इनको सियासी कैदी बना के रखा हुआ है। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ बातें करते हैं, बेवकूफाना तबसरे करते हैं। बात सारी ये है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल कर, उनके साथ अपनी एक पेज बनाकर, जनरल बाजवा की हुकूमत, जनरल फैज और पाशा और जहीर, ये नेक्सस बनाकर इन्होंने जो अपने लिए मामला तैयार किए थे, उनको वो खून जो है ना, उनकी इनको लत पड़ गई है। अब वो चीजें हैं नहीं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये इतने ही है कि अगर आज इनको एस्टेब्लिशमेंट कहे कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हुकूमत बनाने की तैयारी, हम तुम्हारी मदद करेंगे इलेक्शन में, ये फिर से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। ये मुनाफिकत करते हैं, ये कोई सियासी लोग नहीं है। मैं कल परसों भी किसी एक शो में बैठा हुआ था, मंसूर अली खान साहब का शो था, पॉपुलरिज्म पे बात हो रही थी। अब पॉपुलरिज्म पे बात हो रही थी कि यार अगर बंदा कोई अगर पॉपुलर है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको उठा के वजीर आजम बना दे। जो बंदा फिल्मी अदाकार है उसको फिल्मों में काम करने दे, जो अच्छा गुलकार है उसको सिंगिंग में प्रमोट करे, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको खेल के मैदान में सपोर्ट करे, जो कोई अच्छा अयाश है, लोफरी है, प्ले बॉय है, उसको अपनी फील्ड में जाने दे, अपना बंदोबस्त खुद करेगा। लेकिन दिस डजंट मीन कि कोई प्ले बॉय या कोई खिलाड़ी, कोई उबाश किस्म के लोगों को उसमें से उनका सरबराह और सरगुना उठाकर उसको लाके कि ये जी बड़ा मकबूल है जी, उसको आप मुल्क का वजीर आजम बना दें, तो फिर मुल्क का क्या होता है? फिर आपकी मोटरवेज गिरवी रखी जाती हैं, फिर आपका स्टेट बैंक बेच दिया जाता है, फिर आपका गवादर पोर्ट भेज दिया जाता है, फिर आपका जो एयरपोर्ट है ये गिरवी रखवा दिए जाते हैं, और उसके बाद उनकी नजर होती है। लोफरों का काम यही होता है कि वो बेचते हैं,
پھر وہ آپ کے ایٹمی اثاثے بیچنا شروع کر دیں گے، آپ کے میزائل بیچنا شروع کر دیں گے، اور آخر میں بولیں گے کہ یار ہم تو کھلاڑی لوگ تھے، ہم تو فلمی اداکار لوگ تھے، تم لوگوں نے وزیر اعظم بنایا، ہم تو یہی کر سکتے تھے۔ تو خدا را لیڈر کو لیڈر رہنے دیں، ٹھیک، اور کوئی سیلیبریٹی اگر کسی چیز میں، کسی اپنے مخصوص فن میں اس کی اگر کوئی مقبولیت ہے تو وہاں پر اس کو مقبول ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اختیار صاحب، ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اختیار صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اختیار صاحب، ہم یہ جو احتساب کے حوالے سے یا باجوہ صاحب کا جیسے آپ نے نام لیا، تو اب ایک تنقید جو ہے وہ حکومت کے اوپر یہ بھی ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کے حوالے سے تو فیصلے آئے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب لندن سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا، سب کا احتساب ہوگا اور احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے تو چلیں ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جن کے حوالے سے میاں صاحب کو تحفظات تھے، ان کا احتساب بھی ہوگا، یا اس حوالے سے کوئی آپ آنے والے دنوں میں چیز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک فیض جو ہے نا، ایک فیض کی فیضیابیاں جو ہیں وہ اگر ہینڈ کفس میں آ جائیں بڑا کچھ آ جائے گا۔ فی الحال یہ ایک تو ہو جائے نا، اللہ خیر کرے، مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور نظام بھی ایک اللہ کا ہے، وہ بھی چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اللہ خیر کرے، پاکستان کی خیر ہو تو باقی یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن میرے بنیادی مقصد یہ تھا کہ لیڈر کو لیڈر رہنے دیں اور کسی سیلیبریٹی کو سیلیبریٹی رہنے دیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، چاہت فتح علی خان اس ملک کے بڑے مشہور گلوکار ہیں، اب کل کو ان کی فیم اتنی بڑھ جائے گی، وہ اتنے مشہور ہو جائیں گے، اب ان کو وزیر اعظم تو نہیں بنایا جا سکتا نا، تو کرکٹ کے میدان سے کسی کو پکڑ کے آپ اس کو کرکٹ میں ہی لگا دیں، اعظم بنائیں گے تو ملک کا حال خراب ہوگا۔ اچھا، لیکن اختیار صاحب اب کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ 2 روز قبل جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی جماعت ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کر رہی تھی۔ آصفہ بھٹو نے جو یوٹیلیٹی اسٹورز کا معاملہ ہے وہ اٹھایا کہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا یا وعدہ خلافی کی ہے۔ پھر ہم نے نفیسہ شاہ صاحبہ کو دیکھا کہ انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں وہ نقطہ اٹھایا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ حکومت نے کیا معاہدے کیے ہیں وہ ایوان کو بتایا جائے یا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے۔ پیپلز پارٹی ہماری پارٹنر ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا پارٹنر جو صرف کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کی سلامتی کے پارٹنر ہیں، وہ ہمارے ساتھ پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے پارٹنر ہیں، وہ اس ایجنڈے کے خلاف جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اب ٹوٹے گا اور اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ان کا ایجنڈا فیل کرنے میں ہمارے پارٹنر ہیں۔ تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس، پارٹنرشپ فار گڈ، اور ایک ہوتے ہیں پارٹنر ان کرائم۔ اب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور عمران خان کی جو پارٹنرشپ تھی وہ دیور پارٹنر ان کرائم، اور ہم جو ہے نا، ہم نے اس ملک کو اس کی ریوائیول کے لیے ایک پارٹنرشپ بنائی ہے، تو وہ اپنی تنقید بھی کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، کچھ چیزیں ہم سے اگر کوتاہی ہو جائے وہ اس کی نشاندہی بھی کریں گے، ہم اس کا برا نہیں مانتے، وہ کوئی بھی کرے within certain limit of decency, discipline and democracy، اس پہ برا نہیں مانتے۔ حکومت ہوتی اس لیے کہ آپ ان پہ تنقید کریں ایک ڈیسنٹ وے میں، اور حکومت اپنا قبلہ درست کر لے گی۔ یوٹیلیٹی اسٹور کی انہوں نے بات کی، ان ساری چیزوں کا خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے، اور اس کے جتنا بھی ہم مداوع کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ کا جو بیان ہے تو ان کی اطلاع کے لیے اتنا عرض ہے کہ ابھی تک کوئی معاہدہ ہوا نہیں، معاہدہ ہوگا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل آن بورڈ ہوں گے۔ جو چیزیں ان کے ساتھ ہماری ہو رہی ہیں ابھی ڈائلاگ کی شکل میں، باتوں کی شکل میں، جب بھی وہ کسی معاہدے اور فائنل معاہدے کی نہج تک پہنچیں گے تو ہم صرف اپنے کولیشن پارٹنرز کو نہیں، ہم پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیں گے،
और के बाद आगे बढ़ेंगे। चलें, ठीक है। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कैसर बंगाली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो मईशत के हवाले से बात हो रही है, जो हुकूमत के दावे सामने आ रहे हैं, उस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मईशत के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि हुकूमत दावे कर रही है कि जो तमाम चीज़ें हैं ख़ास तौर पर मईशत को लेकर कि वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या आपको अभी भी कुछ ख़राबियाँ और ख़ामियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, जो साल 2000 का मुशर्रफ का दौर था, उसमें भी शौकत अजीज़ के और उनके साथियों की तरफ से बहुत दावे थे मईशत को बेहतर होने का। टाइगर इकॉनमी बन गई है, स्टेलर ग्रोथ रेट्स हैं, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। और 2007 जो आखिरी साल था इनकी हुकूमत का, सारे नंबर्स डाउनवर्ड्स होने लगे। 2008 में एक बहरान था, हमें IMF के पास जाना पड़ा, गंदम नहीं था, इमरजेंसी इंपोर्ट्स करने पड़े। तो ये वक्तन फ़वक्तन हुकूमत दावे करती है और सबसबाग दिखाती है। आज उस वक्त से ज़्यादा हालात बुरे हैं। जो 2000 का जो इंतहाई में हालात थे, उससे ज़्यादा बुरे हैं, उससे ज़्यादा मईशत कमज़ोर है। और जो भी दावे करते हैं उनको सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएं कि जो हुकूमत की डेफिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट डेफिसिट, उसमें कितनी कमी आई है, ठीक है, और जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितनी कमी आई है। अगर जो भी बेहतरी है वो इंपोर्ट कम करके है और वो इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कमी की वजह से है, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और अगर बजट डेफिसिट में तो कहीं कमी नहीं आ रही है, रेवेन्यू भी नहीं जमा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो सेल्स टैक्स कौन देगा। ये 2 बुनियादी मसले हैं। बाकी नंबर्स इधर से उधर जमा करके बेहतर पेश करना, ये हमें भी आता है। हमने अब 40-45 साल गुजारे हैं नंबर्स से खेलने को, फिर हमें पता है ये नंबर्स मैनिपुलेट कैसे किए जाते हैं और कैसे इसको अच्छा दिखाया जा सकता है, बुरा दिखाया जा सकता है। लेकिन बुनियादी 2 सवाल है, बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट, इसमें कमी आई है और क्या कमी एक्सपोर्ट के बढ़ने से आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हुआ है तो क्या एक्सपोर्ट के बढ़ने से आया है, और जो बजट डेफिसिट हुकूमत का कम है, क्या उनकी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी हुई है, उसकी वजह से है। ये 2 बुनियादी क्राइटेरिया है मईशत को मेजर करने का, उसकी परफॉर्मेंस। बाकी सारी लफाजी है। लेकिन सर, एक तो वर्ल्ड बैंक की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, यकीनन वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, और साथ ही साथ जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मसनूई है, तो आपको याद होगा कि एक वक्त में डॉलर्स के हवाले से कहा जाता था कि उसकी कीमत पर अगर कंट्रोल किया गया है तो वो मसनूई तौर पर किया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो हुकूमत के दावे हैं ये मसनूई हैं? जी बिल्कुल मसनूई है। और आप देखें कि जो इस वक्त तो बाकायदा फौज मैदान में आ गई है डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ है कि डॉलर की ट्रांजैक्शन अब ब्लैक मार्केट में होती है। ऑफिशियल रेट तो अपनी जगह ऑफिशियल है, चूंकि पीछे बहुत मजबूत एक हाथ है जो उनको मनी चेंजर्स को कारोबार नहीं करने दे रही है, तो वो ब्लैक में चली गई है मार्केट, और ब्लैक मार्केट रेट मुख्तलिफ है ऑफिशियल रेट से, वो ज़्यादा है जाहिर है। लेकिन कैसर बंगाली साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में रज़ा रब्बानी साहब का एक बयान जो NFC के हवाले से था, वो आपके इल्म में होगा कि तकरीबन जो सूबों का शेयर है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 57.4% जो है वो कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है या तजवीज़ दी जा रही है या बात की जा रही है। फिर एहसन इकबाल साहब का बयान भी आपके इल्म में होगा। तो
آپ کو لگتا ہے کہ یہ NFC کا شیئر کم کرنا، پھر ایک مطالبہ پیپلز پارٹی کا یہ آ رہا ہے کہ چلیں یہ NFC تو ٹھیک ہے، جو پچھلا NFC ہے آپ اس کے پیسے تو صوبوں کو دیں؟ دیکھیں جو 7th NFC آخری ایوارڈ ہے اس میں جو صوبوں کا شیئر ہے وہ تو صوبوں کو ملتا ہے. یہ غلط ہے کہ صوبوں کو نہیں ملتا ہے، وہ ملتا ہے صوبوں. جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ وفاق یہ کہہ رہی ہے کہ صوبوں کا حصہ جو ہے which is 57.5% یہ کم کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن 18ویں ترمیم میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ صوبوں کا شیئر طے ہو گیا وہ کم نہیں ہوتا. تو وہاں معاملہ تھوڑا اٹکا ہوا ہے. مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں وفاق والے کہ صوبوں سے زیادہ پیسے لے، لیکن موقف دوسری طرف یہ ہے جو میرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے، اور میں 7th NFC کا ممبر تھا جب یہ ایوارڈ طے ہوا ہے، ہم جب صوبوں کو 57.5% دے رہے تھے تو اس وقت اسی حوالے سے دے رہے تھے کہ 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو جائے گی. 40 کے قریب آئٹمز ایسے ہیں جو وفاق سے صوبوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. وہ منسٹریز اور ڈویژنز وفاق کے بند کر دیے جائیں گے جو اب صوبوں کو چلے گئے ہیں. تو وفاق کو اتنے رقم کی ضرورت نہیں ہوگی، صوبوں کو زیادہ ضرورت ہوگی. تو یہ اس کے پیچھے ایک لاجک تھی کہ صوبوں کو ہم 57% دیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ وفاق نے اپنی منسٹری بند نہیں کی، اپنے ڈویژن بند نہیں کیے، اتھارٹیز مزید بنائے جا رہے ہیں. آج اس ہفتے بھی ایک نئی اتھارٹی شاید بنی ہے، سول ایویشن اتھارٹی کو توڑ کے اس کو 3 اتھارٹی کر دی گئی ہے. ہر اتھارٹی کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے گریڈ 22 کے DG ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان کی باقی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنے اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں کم کرنے کے بجائے، اور صوبوں کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ صوبوں کی وجہ سے یا NFC کی وجہ سے ہمارا خسارہ ہے. خسارے کی ذمہ داری 100% وفاق کی ہے. کیسر بنگالی صاحب، یہ جو امریکہ کے ساتھ ایک قربت بڑھ رہی ہے، اس پر بڑی بات بھی ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر بھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قربت کا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ جی، ہماری ریاست جو ہے نا پچھلے فیصلے 1977 کے بعد اسی بنیاد پہ چل رہی ہے کہ امریکہ سے امریکہ ہمارے اوپر سبقت کا ہاتھ رکھے اور کچھ ڈالرز کے لفافے آتے رہے تو ملک بھی چلتا رہے گا، معیشت بھی چلتی رہے گی. پچھلے 10-12 سال بڑی تشویش تھی ریاست کے بند کمروں میں کہ اب امریکہ نے ہاتھ اگر ہم سے ہٹا لیا تو ہم کیسے معاملات چلائیں گے. اب یہ جشن منایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے واپس ہم پہ سبقت کا ہاتھ رکھ لیا ہے، اب ڈالر بھی آئیں گے، ملک بھی چلے گا، معیشت بھی چلے گا. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جس اچانک یہ امریکہ کا رویہ تبدیل ہوا ہے وہ اچانک دوبارہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ویسے ہی امریکہ کو یاد آ گیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر کیپیسٹی ہے، اور جس بینک کو امریکہ نے استعمال کیا تھا امریکہ افغانستان میں اپنی آرمز سپلائی کرنے کے لیے اور منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، اسی بینک کے ایگزیکٹوز کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا منی لانڈرنگ کے لیے. تو یہ ہمیں ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے. ہر ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کی بیساکھیوں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ جس وقت وہ بیساکھی ہٹا دیتے ہیں ملک بحران میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو تیل کے ذخائر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، رضا ربانی صاحب کا اس حوالے سے بھی ایک بیان تھا، یا پیپلز پارٹی جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ اعتماد میں لیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ ان ایشوز پر جن میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو امریکی صدر کی جانب سے جو ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے معاہدے ہونے جا رہے ہیں، تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے شاید پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بے خبر رکھا جا رہا ہے؟ جی صوبے تو آن بورڈ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اب حالات یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی آن بورڈ نہیں ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں. لیکن یہ تو کئی
कोशिश की जा चुकी है पिछले 20 साल में तेल को दरियाफ्त करने की, और अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब अमेरिका ने कहीं से उनको वही आई है कि तेल है तो देखते हैं, लेकिन देखें कई पाकिस्तान जो है मफरूज़ों पे चल रहा है पिछले 20 साल से। ख़ास तौर पे पहले आया सीपेक, खूब उस पर शोर मचा, ड्रम बीटिंग हुई, गेम चेंजर है, मुल्क की किस्मत बदल देगा, इतने करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हर जगह आइडेंटिफाई हुए, वहाँ पर कारखानों के फूल खिलेंगे। कुछ नहीं हुआ और सीपेक की बात भी ख़त्म हो गई। फिर आया जी ग्रीन इनिशिएटिव, बंजर ज़मीन इतनी पाकिस्तान में है, बंजर क्यों है, इसको आबाद करो। इसको आबाद करेंगे, खूब एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होगा, खूब फॉरेन एक्सचेंज आएगा। वो तो साल भी नहीं चला वो ड्रामा। फिर एक माइनिंग कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ पर कि जी मिनरल्स तो बहुत है, हम मिनरल एक्सप्लॉइट करें तो हम माला माल हो जाएंगे। वो भी हो नहीं सकता, और वैसे भी नहीं हो सकता कि मिनरल्स बलूचिस्तान में है और वो कान के पास पहुंचने के लिए सड़क चाहिए, सड़कें हैं नहीं बलूचिस्तान में, और जहाँ कान है वहाँ पानी नहीं है। पानी पहुंचाना इतना आसान नहीं है, कहाँ से पानी लाएंगे। तो ये सारे मसाइल हैं। अब वो सारा ख़त्म हो गया तो ये नया शोशा ऑयल का आ गया। आप देखेंगे चंद महीनों के बाद इस पर भी बात ख़त्म हो जाएगी, कोई नया ड्रामा शुरू होगा। ये अब मुल्क इसी मफरूज़ों पे लोगों को उम्मीद की जा रही है कि बस जी सुबह उठेंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये सीपेक से चल रहा है, अभी ये ऑयल का हिस्सा चलाया जा रहा है, चंद महीनों के बाद कुछ और आ जाए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत के मईशत के हवाले से दावे थे, उस हवाले से उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब शुरू में जैसे हमने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो इस वक्त वहाँ पर इंतहाई हसास है। जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है, और एनडीएमए की जानिब से जो फिगर जारी किए गए हैं उसमें तकरीबन 150 के करीब अभी तक ये बताया जा रहा है कि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में वो वहाँ पर मसरूफ़ था, उसके वो भी क्रैश हुआ है, और इसी के साथ साथ अभी तक ये नुकसानात हुए। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों का मज़ीद बारिशों का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया गया है मेट ऑफिस की जानिब से। अब सूबाई हुकूमत इस हवाले से उनका बयान भी सामने आया कि वो मुतहरिक हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है। अब देखें कि इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।